फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक नई पोस्ट बना दी जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। मतलब तीनों फोर्सेस का असली बॉस एक ही रहेगा, वो है आसिम मुनीर। तो बेसिकली इसने तीनों चीफ्स के ऊपर एक ऐसी पोस्ट बना दी है जो कि तीनों चीफ्स को एक तो दूर रखेगा पॉलिटिकल डायस्पोरा से, और ये इकलौता एक पावर सेंटर होगा सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो सारे के सारे डिसीजंस अपनी मर्जी से और अपनी पावर में रहते हुए ले सकता है। व्हाई इज अमेरिका बिहेविंग लाइक अ वाइफ which is being abused by an abusive husband? नमस्कार, अनक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। पाकिस्तान में पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 पास हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान के सर्वे आसिम मुनीर बन गए। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान में वर्तमान की स्थिति क्या है, सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री के बीच में कैसा रिलेशन होगा। इसके अलावा रण क्षेत्र में हम ये भी जानेंगे कि आखिर सरजी गौर के बयान के बाद पाकिस्तान क्यों तिलमिला गया। और इन सभी पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह टूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर। सर, सबसे पहला सवाल सरजियो गोर के बयान से शुरू करते हैं। वो कश्मीर घूमने गए, उन्होंने वहां पे पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, घूमने गए, हमारे लिए तो है ही। आखिर पाकिस्तान तिलमिला क्यों गया? इस बयान के बाद उन्होंने अमेरिका के राजदूत जो पाकिस्तान में है उनको तलब किया और तमाम कार्रवाई की। देखिए राम, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण ये पूरी घटनाओं को लेके पहली चीज है लोकेशन, दूसरा है टाइमिंग, और तीसरा है जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए। तो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया जो सर्जियो गौर हैं, इनकी ये पहली विजिट थी जम्मू कश्मीर की, और ये एक बहुत ही मतलब उन्होंने अपने बयान में बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो या तो वो कहते कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, वो उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने साफ साफ बोला है दैट जम्मू कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब इंटेग्रल तो है ही, तो इंटेग्रल तो बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इट इज ए इंटेग्रल पार्ट, जायज सी बात है। तो ये जो कमेंट हम कहेंगे कि वॉशिंगटन की तरफ से जो नई दिल्ली के लिए है, मतलब ये इन्होंने श्रीनगर में ये बयानबाजी दी है, ना कि अमेरिका में बैठे या ना कहीं और मतलब भारत में कोई और इलाके में रहते हुए ये बयानबाजी नहीं। ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड श्रीनगर में खुद और सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ मिलके ये बयान दिया है, जॉइंट स्टेटमेंट दी है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट सुन के पाकिस्तान बौखला गया है और उसने तुरंत ही समन कर दिया यूएस के चार्ज डी अफेयर्स को इस्लामाबाद में, और एक फॉर्मल प्रोटेस्ट किया कि जो सर्जियो गौर का जो रिमार्क्स हैं वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं और इररिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये उन्होंने हरकत की, और साथ ही साथ उन्होंने इंडियन एम्बेसी के बाहर जो भी बैरिकेडिंग थी वो हटवा दी, जिसके बदले इंडिया ने भी साथ ही साथ 48 घंटे में हमने भी कार्रवाई करके पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जो भी अनवांटेड बैरिकेडिंग, छत या पोल्स थे वो भी हमने हटवा दिए। ठीक है, ठीक बात। तो अब बेसिकली अगर इतिहास देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी ने ही कबीलों के जो सरदार थे, जो ट्राइब्समैन थे, जो बकरवाल थे, उनको हथियार पकड़ा के 26 अक्टूबर 1947 से पहले इन्होंने मारकाट पहली शुरू कर दी थी जम्मू कश्मीर में। मतलब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। सारे मुल्क के जितने भी हिस्से हैं वो बकायदा मार्क किए गए थे, और बस फर्क इतना था कि एक्सेशन टू मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का सिर्फ साइन होना बाकी था अगर मिलिट्री इंटरवेंशन चाहिए था, वरना
जम्मू कश्मीर एक इंटेग्रल पार्ट वैसे ही था इंडिया का जब बंटवारा हुआ है। तो इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान आर्मी ने और पॉलिटिकल टॉबरास ने ये हरकत की और इन्होंने फिर ये बंटवाया जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में जबरदस्ती। ठीक है। तो देखिए अब पाकिस्तान का क्या है ना, पाकिस्तान की वैल्यू तब तक बनी रहेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब तक वो लोगों को कन्विंस करे कि देखिए कश्मीर एक डिस्प्यूट है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो अब सरेआम वर्ल्ड अब ये जो नरेटिव है पाकिस्तान का इसे नकारने लग गए। ठीक है, तो पोलैंड ने भी अब जवाब दे दिया कि यस जम्मू कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया एंड उसने बोला है कि इंडिया मस्ट परस्यू टेररिस्ट एंड किल देम। और पूरी दुनिया को पता है आज की तारीख में कि पाकिस्तान वाली साइड जो गुलाम कश्मीर है उसके लोगों को कैसे दिन दिहाड़े मारा जा रहा है, उनको रातों रात उनके बच्चे औरतों को कैसे गायब किया जा रहा है, उनपे कितना अत्याचार हो रहा है। ना उनको खाने की रोटी ढंग से मिल पा रही है, ना उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज मिल पा रही है, ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। वहां पे बिजली उत्पन्न करके आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बाकी अन्य स्टेटों में भेजते हैं, सिवाय आजाद कश्मीर का या गुलाम कश्मीर कह लो आप, वहां के लोगों को तो ये देते ही नहीं कुछ। तो इन्होंने पीओजेके को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को एज अ कॉलोनी रखा है कि यहाँ पे प्लंडर ऑफ रिसोर्सेस करो, यहाँ पे जो हाथ लगता है लूटते रहो, क्योंकि कुछ फॉर्मल डिक्लेरेशन हुई नहीं है। और वहां के जो लोग रहते हैं कश्मीर के, वो भी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी ही मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने के बाद अब एक चीज तो तय हो गई कि यूएस एम्बेसडर फिजिकली श्रीनगर में प्रेजेंट होकर ये स्टेटमेंट देता है, वो जेएंडके की लीडरशिप के साथ इन्वॉल्व होता है, वो सिक्योरिटी की इंप्रूवमेंट्स की तारीफ करता है, वो इकोनॉमिक कॉपरेशन डिस्कस करता है कश्मीर को लेके कि इंडिया के साथ है ना हम पूरा इकोनॉमिकली हम अच्छा करेंगे। और फिर वो ये भी डिस्कस करता है कि इकोनॉमी और टूरिज्म के तौर पे वो अमेरिकन सिटीजन्स की ट्रैवल एडवाइजरी को हटा देंगे। अगला सवाल इसी बात से था कि उन्होंने टूरिज्म पे भी जो अमेरिकन एडवाइजरी है उसको रिड्यूस करने के बाद कही है, उस पर रिविजिट करने के बाद कही है। अगर ये होता है तो जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म कितना बढ़ेगा, दुनिया भर से लोग कितने आएंगे और इससे आम लोगों को कितना फायदा होगा? देखिए, एक तो ये जो ट्रैवल एडवाइजरी जो हटाएंगे, इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत जबरदस्त आएगा पूरी दुनिया को कि भाई ये मतलब अगला स्विट्जरलैंड ये है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और अगर यहां पे अमेरिकी टूरिस्ट आ रहे हैं तो इट इज सेफ। तो इससे और ज्यादा टूरिस्ट आने लगेंगे अन्य देशों से। ठीक है, और माइंडसेट था कि आप कश्मीर मत जाना, वहां सेफ नहीं है, वो वाला माहौल अब खत्म हो चुका है जब से 370 हटा है। ठीक है, और इसके बाद राम आप ये सोचे इंटरनेशनल टूर वाले ऑपरेटर कितने एक्टिव हो जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज कितनी आ जाएंगी, होटल कितने और खुलेंगे, इन्वेस्टर्स अगर टूरिस्ट के तौर पे अगर कोई आया और मतलब हाई वैल्यू इंडिविजुअल है जिसके पास बहुत पैसा है, वो तो बोलेगा भाई मैं पैसा लगाने को तैयार हूं, यहाँ पे 2-3 होटल और खोलो, है ना। तो होटल्स और इन्वेस्टर्स भी और बढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी यहाँ पे इंटरनेशनल। ठीक है, फॉरेन बिजनेसेस की मीट्स हो सकती हैं यहाँ पे, या फिर बिजनेस के तौर पे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शुरू हो, तो वो तो चल ही रहा है पश्मीना को लेके, पर और भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात है। और मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा ग्लोबली पूरा यहाँ पे इंपैक्ट आएगा इस चीज को लेके, जैसे ये अपनी ट्राइबल एडवाइजरी को डाउनग्रेड कर देंगे कि यहाँ पे आप जाए। कश्मीर इज नो मोर अ हाई रिस्क कॉन्फ्लिक्ट जोन एंड द वर्ल्ड इज मोस्ट वेलकम to visit these locations and enjoy the nature
and the facilities and the natural wealth in terms of medicine हो गया, आपकी क्लोथिंग हो गई, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, है ना? तो ये सारी चीजों को लेके बहुत फायदा होने वाला है। मतलब आप देखें, फिलहाल जब आप कश्मीर जाते तो वहां क्या क्या है? ट्रैकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग है, माउंटेनियरिंग है ना? गुलमर्ग में स्कीइंग रिसोर्ट इतना अच्छा है, ठीक है। लग्जरी टूरिज्म शुरू हो जाएगा राम, प्रीमियम रिसोर्ट है अभी। तो अभी के मुकाबले जितने प्रीमियम रिसोर्ट हैं, तो इसके बाद आप देखें कितने और प्रीमियम रिसोर्ट आएंगे, हाउस बोट्स कितनी आ जाएंगी, ठीक है। तो डेस्टिनेशन एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होंगे लोगों के। कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट बिजनेस हो गया, या उसका पकवान का क्विजीन का हो गया, आर्किटेक्चर और हेरिटेज का हो गया, जिसपे कि कश्मीरी पंडितों का भी बहुत बड़ा योगदान है, कश्मीरी सिखों का भी योगदान है, और कश्मीरी मुसलमानों का भी योगदान होगा। तो तीनों का इसमें फायदा होने वाला है। रिलीजियस टूरिज्म और बढ़ेगा, वैष्णो देवी, अमरनाथ, है ना? तो ये सारी डेस्टिनेशंस में फॉरेनर्स आ सकते हैं, है ना, एज अ रिलीजियस टूर करने के लिए। विंटर टूरिज्म में गुलमर्ग बहुत मतलब सुनहरी जगह रहेगी, ठीक है, हिमालयन रीजन में। हॉर्टिकल्चर में आपका एप्पल्स हो गया, केसर हो गया, है ना, और बाकी अन्य फ्रूट हो गए जो कश्मीर से हमें मिलेंगे। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, होटल स्टाफ से लेके टैक्सी वाले, रेस्टोरेंट वाले, गाइड हो गए, वो हैंडीक्राफ्ट्स वाले, लोकल जो फार्मर्स हैं वो, एडवेंचर ऑपरेटर हो गए वो, फार्मर, और छोटी बिजनेसेस, सबका ए टू जेड, सबका साथ, सबका विकास इकट्ठा होगा अब। ओके सर, पाकिस्तान में सर एक डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 पास हुआ है। उस एक्ट के पास होने के बाद जो मैंने अभी तक पढ़ा उसमें ये पता चल रहा है कि आसिम मुनीर अब वहां सर्वे सर्वा हो जाएंगे। इस एक्ट के पास होने के बाद कितना बड़ा बदलाव आएगा वहां के लीडरशिप में विद इन द आर्मी, क्योंकि अब जो तीनों फोर्सेस हैं वो भी इन्हीं के अंडर काम करेंगे। अब ये जो आसिम मुनीर ने जो पावर ग्रैब की है ना, तो इसके अंदर जो 27th अमेंडमेंट 2025 में इन्होंने क्रिएट की थी, तो उसके अंदर इससे जो प्रीवियस एक पोजीशन होती है, चेयरमैन फॉर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी अरेंजमेंट, ठीक है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक नई पोस्ट बना दी जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। मतलब तीनों फोर्सेस का असली बॉस एक ही रहेगा, वो है आसिम मुनीर। और इससे खुद को ही मतलब क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल भी इससे खुद को सेल्फ डिक्लेयर्ड फील्ड मार्शल हो गया, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी पावर्स इसको मिल गई हैं, है ना। तो ये है कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस में ये तब्दीलियां अपनी मर्जी से कर सकता है, किसको प्रमोट करना है, किसको कहां पे लगाना है, किसको कहां डिप्लॉय करना है। अब सिर्फ आर्मी से रिलेटेड नहीं ले सकता, ये सारे डिसीजंस ले सकता है, खासकर तीनों फोर्सेस को लेके, इन टर्म्स ऑफ उनकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, उनकी ऑपरेशनल इंटीग्रेशन कैसे होनी चाहिए आपस में, है ना। मिलिट्री डायरेक्टिव्स और उसके ऑर्डर्स को लेके अब इसका इंटरफेरेंस रहेगा, ठीक है। एंड कोई भी एडवाइस वाली चीज है, अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ एडवाइस देना है या सिक्योरिटी मैटर या डिफेंस को लेके, तो वो सीडीएफ ही देगा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ नहीं देंगे कोई फीडबैक, ये सीडीएफ ही देगा पॉलिटिकल डायस्पोरा को। तो बेसिकली इसने तीनों चीफ्स के ऊपर एक ऐसी पोस्ट बना दी है जो कि तीनों चीफ्स को एक तो दूर रखेगा पॉलिटिकल डायस्पोरा से, और ये इकलौता एक पावर सेंटर होगा, सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो सारे के सारे डिसीजंस अपनी मर्जी से और अपनी पावर में रहते हुए ले सकता है, ठीक है। मतलब रिटायरमेंट, मतलब किसको रिटायर करना है इसके हाथ में है,
किसको बर्खास्त करना है फौज से, इसके हाथ में है। मतलब इनकी तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो सर्विस की जो कंडीशंस है, उसमें अब ये ओवरऑल करता धरता है। ठीक बात है सर। मैं एक पॉइंट और पढ़ रहा था जो मैं समझना चाहूंगा कि ये खुद की रिटायरमेंट भी ये खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। मतलब बाकी चीफ रिटायरमेंट जो है वो तो डिसाइड करेंगे ही, ये खुद की रिटायरमेंट भी खुद ही डिसाइड करेंगे कब जाना है, कब मुझे रिटायर होना है। तो मान लीजिए एक, हालांकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत ज़्यादा रोल नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी अगर एक गलत इलेक्शन भी होता है तो उसमें भी प्रधानमंत्री बदले जाते हैं, चेंज होते हैं, शिफ्ट होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी पोस्ट बन गई जो खुद अपना डिसाइड करेगी कि कब मुझे छोड़कर जाना है। अगर आप इस पोस्ट की पोजीशन देखेंगे और सिविल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन दोनों में देखेंगे तो ये तो ज्यादा पावरफुल हुए वहां पे। पाकिस्तान के इतिहास में अगर कोई सबसे पावरफुल इंसान आज की तारीख में जो बना है, वो एक्सट्रीमली पावरफुल, और मैं कहूंगा कि मोस्ट पावरफुल ऑफिसर इन पाकिस्तान हिस्ट्री इज आसिम मुनीर, जब से उसने ये वाला बिल पास करवाया है। ठीक है, ओके। तो अब ये मतलब हम इसे एक डिक्टेटर बुला सकते हैं, बट इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर, कि तख्ता पलट भी नहीं किया और सारी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सारी पावर्स भी इसके हाथ में आ गई हैं। हालांकि कुछ पावर्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के हाथ में है पाकिस्तान के, बट सबसे ज्यादा दबदबा इसी के हाथ में ही है। अगर ये ओवररूल कर दे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर, तो वो ओवररूल हो सकते हैं कि वो अगर अग्रीमेंट में नहीं है, भाई नहीं, आई एम नॉट इन अग्रीमेंट विद यू, मतलब नहीं है अग्रीमेंट में, तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो पावर है, इसे बहुत ही एक बड़े ओहदे पे मतलब प्रोजेक्ट किया है, और ये कब वो हटेगा अब भगवान जाने। और देखिए, जब कोई इंसान अपने लिए ही इतनी ज्यादा पोजीशन बनाने लग जाता है, पावर ग्रैबिंग, इसे कहते हैं पावर ग्रैबिंग थ्रू लीगल मींस। सर एक बात समझना बहुत जरूरी हो जा रहा है कि ये जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है पाकिस्तान में, इसको दुनिया कैसे देख रही है, स्पेशली अमेरिका इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देख रहा है? मैं तो कहूंगा कि धीरे धीरे सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी विल स्टार्ट डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम पाकिस्तान। क्योंकि आपको क्या लगता है कि आसिम मुनीर अगर यहां टॉप पोजीशन पे आ गया तो पूरी पाकिस्तान की जनता लॉ अबाइडिंग बन जाएगी? क्या वो इससे सहमत है? क्या खुशियों के पटाखे फोड़ेंगे ये लोग ये बात सुन के? क्या सब इस सहमति में रहेंगे कि नहीं, हम अब आसिम मुनीर की बात मानेंगे, वो ये करता धरता, सीडीएफ बचाएगा पाकिस्तान को? अब ये एक नरेटिव मैं बोल रहा था 10 दिन पहले, मैंने बोला था इसी चैनल पे कि एक नरेटिव बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल हो चुका है, पब्लिक फ्रंट पे फेल हो चुका है, इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल हो चुका है। तो अब वो नरेटिव बनाए जा रहे थे पाकिस्तान को बचाएगा सीडीएफ। अब वो देख लो, सीडीएफ तो आ गया, पर कैसे आया, किसकी सहमति से आया? किसी ने कोई प्रस्ताव रखा क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे मुल्क दूरी बना के रखेंगे पाकिस्तान से, और धीरे धीरे पाकिस्तान का हाल सोमालिया जैसा हो जाएगा, जिसमें कि लोकल वॉरलॉर्ड सिस्टम शुरू हो जाएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो वहां पे बोलेंगे भाई ये इस कबीले का सरदार ये है, इस कबीले का सरदार कोई ये बंदा है। तो हर एक जगह में एंट्री और एग्जिट के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, और लोगों के आपस के फर्क और बढ़ जाएंगे। सरकार के खिलाफ बहुत सारी आवाजें दबा दी जाएंगी। तो ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा जैसे कि सिविल वॉर है। तो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी भी जाना पड़े तो आपको दो बार सोचना पड़ेगा कि अगर मैं उस इलाके में गया तो क्या लोग मुझे वहां जाने देंगे, क्या कोई मुझे रोक लेगा, कोई मुझे वापस भेज देगा, है ना, क्या मैं वहां पे एक्सेप्ट होऊंगा या नहीं। तो आपस में फर्क बहुत आने लग गए हैं।
तो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया बहुत घबराई हुई है चीजों को लेके, खासकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, उसकी कोई गारंटी सेफ्टी का कोई बात ही नहीं कर रहा है। काउंटर टेररिज्म की कैपेबिलिटी इनकी खत्म है, जैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में हरकतें चल रही हैं इनकी, और गिलगिट बाल्टिस्तान में भी जो अभी प्रोटेस्ट और जैसे मार रहे हैं लोगों को, अफगानिस्तान के खिलाफ इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है नहीं पाकिस्तान की आईएसआई की मिलिट्री के साथ, तो इनकी आपस में प्रॉब्लम्स है। तो रीजनल स्टेबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल आ चुका है, पाकिस्तान मिलिट्री के प्रोफेशनलिज्म पे बहुत बड़ा सवाल आ चुका है। और देखिए जो स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी, रिलेशनशिप विद चाइना, अब ये चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं किसी को, क्योंकि चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके भी कुछ हासिल तो हुआ नहीं चाइना को, ना सीपेक चालू हुआ, ना कोई ट्रेड चालू हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इट इज ऑल वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इवन जो चाइना ने इन्वेस्ट किया वो भी लॉस में ही चलेगी, पूरा सीपेक पे जो पैसा उन्होंने लगाया उनसे उनको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई रिजल्ट ही नहीं है, जीरो रिजल्ट है। आप और मैं हम देख ही रहे हैं कि कोई ट्रेड नहीं हो रही, उल्टा स्मगलिंग चल रही है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। और वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेशर डाला हुआ है, उन्होंने अपने ट्विटर पे भी बोला कि कोई भी मुल्क जो ईरान के साथ ब्लैक मार्केटिंग, करेंसी एक्सचेंज, कोई भी डीलिंग, खाने से लेके कोई भी आइटम अगर आर पार होगा तो वो मुल्क को भी के ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे, अब वो भी निगरानी में है। तो जाहिर सी बात है, इट इज द एंड गेम फॉर चाइना ऑल्सो, क्योंकि ईरान में उसकी दाल नहीं गलनी, और पाकिस्तान में तो वैसे ही करप्शन की वजह से चाइना का बहुत लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। तो और मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि व्हाई इज अमेरिका बिहेविंग लाइक अ वाइफ विच इज बीइंग अब्यूज्ड बाय अ अब्यूजिव हस्बैंड। मतलब पाकिस्तान ऐसे लग रहा है कि अमेरिका का शौहर बन चुका है, और पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करे या फिर अत्याचार करे और अमेरिका को मारे, पीटे, धोखा दे। अमेरिका उससे पीछे हटने को तैयार ही नहीं। वो कभी बाएं गाल आगे कर लेता है, कभी दाहिनी गाल आगे कर लेता है, और मार खाई जा रहा है, धोखा उसे मिलता जा रहा है पाकिस्तान से, डॉलर पाकिस्तान खाई जा रहा है, और फायदा कुछ हो नहीं रहा है अमेरिका को, ना ही दुनिया को। तो अगर कुछ अमेरिका ने डिसीजन लेना है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर डिसीजन ले। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में तो इन्होंने साइन नहीं किया, तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम में AQ खान नेटवर्क का हाथ है, उत्तर कोरिया का हाथ है, चीन का हाथ है। बल्कि ट्रंप कहता कि उत्तर कोरिया के पास भी 57 न्यूक्लियर वेपन्स है आज की तारीख में, 57। और उसके बाद डिलीवरी सिस्टम्स भी हैं ICBM के तौर पे। तो मैं वही बता रहा हूं कि ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो साइन नहीं की, 3 मुल्क हैं दुनिया में जिन्होंने नहीं की है, इजराइल, इंडिया और पाकिस्तान। और हम सबको पता है कि ये 3 मुल्कों में से कौन सा मुल्क है जो धड़ल्ले से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन बांट रहा है। और ये सऊदी अरेबिया को भी बांटेगा, ये तुर्की को भी बेचेगा न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन, और मतलब इससे ईरान को तो बेच ही दी थी तेल के बदले कि आप न्यूक्लियर सीक्रेट ले लो, न्यूक्लियर नॉलेज ले लो कैसे बनाना है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अब वो समय आ गया है कि इंडिया और इजराइल को मिलके अब बॉम्बिंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेके, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेके, क्योंकि ये थ्रेट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है। और ये रुकने का या थमने का कोई नाम नहीं ले रहा है अभी, क्योंकि सब अभी चुप बैठे। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो इन्वॉल्व हुई नहीं डायरेक्टली, मुझे क्या फर्क पड़ता है, साउथ एशिया में हो रहा होने दो। पर इन्हें ये नहीं पता कि ये ही वेपन सिस्टम अगर गलत हाथों में चला गया तो पूरे विश्व को इसमें थ्रेट है, और ईरान के जरिए थ्रेट है, उत्तर कोरिया के जरिए थ्रेट है,
और अब मैं कहूंगा कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर थ्रेट है। तो 3 ऐसे मुल्क ठीक है हैं जो अब न्यूक्लियर थ्रेट बन चुके हैं। ओके सर, एक बात और यहाँ समझना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे कि आपने भी बताया और तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, एक ऐसे पोजीशन पे बैठ गया जिसकी खुद की रिटायरमेंट वो खुद ही डिसाइड कर सकता है। ठीक है, अब जो है पाकिस्तान में जो सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनका रिलेशन कैसे रहने वाला है, क्योंकि इस बात की भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस बढ़ाए जाएंगे, यानी अभी जो प्रोविंसेस है उनको छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांटा जाएगा। क्या पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज करेगा, सिविल में भी चेंज करेगा, जिस तरह से आर्मी में बदलाव हुए हैं? देखिए, ये एक मास्टर स्ट्रोक है कि आज की तारीख में बड़े लिमिटेड प्रोविंसेस है पाकिस्तान में। आसिम मुनीर के तो ऐसा लगेगा कि आधे से ज्यादा मुल्क इन ऑपोजिशन हो गया है आसिम मुनीर के। तो अब ये पाकिस्तान के इतने वो प्रोविंसेस बटेंगे कि मतलब आज की तारीख में पाकिस्तान में 171 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है 167। तो अगर आप ये 167 रजिस्टर्ड पार्टीज को भी एक एक डिस्ट्रिक्ट दे दोगे, तब भी 4 पार्टीज ऐसी होंगी जिन्हें 2-2 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। तो इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेजेंस है पब्लिक की पाकिस्तान में, पर ये इसको बांटेंगे, दे विल डिवाइड एंड रूल। तो जितने भी ये स्टेट्स और तोड़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाएंगे, उतना ही ये अपना कंट्रोल फिक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 10 हिस्सों में से अगर 7 लोग अग्रीमेंट में नहीं है, तो ये 10 हिस्सों का कर देंगे 20 हिस्से। अब वो 20 हिस्सों में से ये अपनी मैनिपुलेशन करके, डरा के, धमका के, या अपने ही लोगों को वहां पे प्लांट करके अपने लिए सपोर्ट पक्का कर लेंगे। तो ये मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट में रहेंगे, चाहे लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। और ये एक नया तरीका होगा कि आप पावर ग्रैबिंग करें, अपने लोगों को ये छोटे छोटे कस्बे और सूबों का लीडर बना दे और इनसे आप इनकी वफादारी खरीद लें कि जो मर्जी आसिम मुनीर बोले आपने हाँ में हाँ ही मिलाना है, तभी ये नए सूबे के बॉस आप बनाए जा रहे हो। तो बोलेगा ठीक है जी। तो ये एक हरकत कर रहे हैं कि फ्यूचर लॉन्ग टर्म सिक्योर रहे आसिम मुनीर और अपनी पॉलिटिकल पावर से वो महफूज रहे और वो कहीं कमजोर ना पड़े। इसलिए ये और भी ज्यादा उसे अलग अलग सूबों में बांटेंगे ताकि इनका सपोर्ट और बढ़ जाए उन सूबों के जरिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।